अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असलीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मंशूर के बारे में हम अक्सर इस शो पे बात करते हैं, शायद इस सफ़र को भी मेजर करने के लिए, लेकिन साथ में अगर मंशूर के कुछ बुनियादी नुकात थे तो क्या कुछ पाया क्या कुछ खोया उस पर भी बात करते हैं। लेकिन ये मंशूर से भी आगे बढ़कर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मकसद की बात थी, यानी करप्शन का खात्मा। 90 की दहाई में जब PTI का एक तरह से आगाज़ हुआ था तो तब भी करप्शन उसका एक मरकज़ी एजेंडा था कि हर हाल में इसको ख़त्म करना है, और जो 2 पार्टी सिस्टम है जो कि इस करप्ट निज़ाम को इसी तरह परपेचुएट करता है उसको तोड़ना है। तो 2 पार्टी निज़ाम तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब किसी तरह से उस पर कामयाब तो हो गए उसको तोड़ने में, या उसकी मोनोपली किसी तरह से कमज़ोर करने में। लेकिन जो पहले एक बार अहद करते थे कि 90 दिन में करप्शन को ख़त्म कर दिया जाएगा, अब पहली बार पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अपने मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से ये बात सुनने को मिल रही है कि PTI के दौर में करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्या खुद करप्शन की जा रही है PTI के मेंबरान की जानिब से। सबसे पहले सुन लेते हैं जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अपने मेजर ताहिर सादिक साहब का कहना था। इस करप्शन को रोके, ये करप्शन आपको बाहर ले जाएगी। ये जो हम बातें करते हैं कि अगला इलेक्शन भी हमारा है, ये करप्शन हमें ये इलेक्शन नहीं जीतने देगी। ये जो गैर मुंतखब नॉन इलेक्टेड आपके एडवाइजर्स हैं जो आप PM साहब को मिसगाइड करते हैं, मिस इन्फॉर्म करते हैं, इनसे छुटकारा हासिल करें। अब याद रहे कि मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक साहब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ना सिर्फ अपने ही एक मेंबर हैं, वो कौमी असम्बली के रुकन हैं, अटक से मुंतखब होते हैं, और उनका ये कहना था जिसको एक तरह से मिरर किया गया हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद शहबाज शरीफ साहब ने। लेकिन उन्हीं दिनों में जो PMLN पंजाब के लीडर हैं हमजा शहबाज साहब, खैर उनके लिए अगला सेगमेंट रखा हुआ है, उन्होंने भी इससे जुड़ी हुई बात की शुगर स्कैम के हवाले से कि जो लोग मेरे अकाउंट्स में फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं मैं उनसे वाकिफ़ नहीं, मुझे नहीं पता ये फ़ंड्स यहाँ क्या कर रहे हैं। तो शराजी साहब, डॉन के अपने मुबशर जैदी साहब ने भी ट्वीट किया था कि ये जो तमाम ये करोड़ों रुपए हैं जिनका आपको नहीं पता कि कहाँ से डिपॉज़िट हुए हैं, ये असल में मेरे हैं, ये आप मुझे वापस ट्रांसफ़र कर दें। लेकिन उनके लिए हमने अगला सेगमेंट रखा हुआ है। फॉर दिस सेगमेंट सर, बात ये है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक इंसदाद करप्शन का बुनियादी एजेंडा था, और अब जो आवाज़ें गूंज रही हैं वो उनके अपने कौमी असम्बली के अरकान की जानिब से। आप इसको किस तरह देखते हैं सर? इज़ दिस द यूजुअल पॉस्चरिंग कि जी कंस्टिट्यूंसी में आप उनको तरजीह दें, फ़ंड्स रिलीज़ करें, वज़ीर आला हमसे मिल नहीं रहे, या ये एक संजीदा मसला है जो कि अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत के तीसरे साल में ज़्यादा वाज़ेह हो रहा है? नहीं, मेरा ख्याल में वाकई एक संजीदा मसला है, और ये कोई अटेंशन ग्रैब करना या फंड्स तरक्याती लेना या मुलाकातों की गर्ज से ऐसा हरगिज़ नहीं कहा जा रहा। और मेजर ताहिर सादिक साहब बहरहाल जिन्होंने अटक के अंदर 2 रुकन कौमी असम्बली की नशिस्तें PTI को जितवा के दी, या उसके बाद सूबाई सतह पे 5 अरकान सूबाई असम्बली उन्हीं के एक तरह से हिमायत याफ्ता वहाँ पे इलेक्शन जीते हैं। तो बहरहाल उनका एक सियासी स्टेचर है और वो इस तरह के चीप मैटर्स में नहीं पड़ते। तो मेरा ख्याल है अगर उन्होंने बात की है तो जेन्युइन बात की है और बड़ी उसमें वज़न भी है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि तहरीक इंसाफ का तो स्लोगन यही था कि वो एंटी करप्शन पार्टी है और उस मुल्क के अंदर से करप्शन का ख़ात्मा करेंगे। और ख़ान साहब का यही था कि 90 डेज़ के अंदर बिल्कुल इस मुसीबत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। तो मेरा ख़्याल में वो जो एक कानून भी लेके आए थे, विसल ब्लोअर कानून, आपको मालूम है, और उनका ख़्याल ये था कि अगर कहीं करप्शन हो रही है तो लोग इसी तरह उसकी निशानदेही करें और उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं चुपके से निशानदेही हुई भी है और कुछ जगहों पे एक्शंस हुए भी हैं। आपको याद होगा कैबिनेट के पहले जो मिनिस्टर आमिर कियानी साहब को फारिग किया गया था, तो आज भी बातें यही होती हैं कि शायद वो हेल्थ की मिनिस्ट्री के इंचार्ज थे और उस वक्त अद्वियात की कीमतों में जो इजाफा हुआ था, एक इल्ज़ाम है जिसको अभी तक इन्वेस्टिगेट तो नहीं किया गया, लेकिन लगता यह है कि उसमें किक बैक्स लिए गए थे और इसी बुनियाद पर उनको वजारत से हाथ धोना पड़ा। या फिर उन्हीं के दौर में हमने देखा है कि शुगर स्कैंडल की बात की जा रही है, उसमें उस्मान बुज़दार साहब का नाम आता है बार बार कि सब्सिडीज़ जो मना कर दी गई थी, जो एक पॉलिसी थी हुकूमत की कि नहीं देनी हमने, वो कैसे दे दी गई,
कैसे अरबों रुपए शुगर के मिल मालकान को दे दिए गए, वो भी अपनी जगह पे एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये एक बात ज़रूर आई है। या फिर ऑयल क्राइसिस की बात हम करते हैं, और अब अपोजिशन बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब को हम कह सकते हैं कि शायद वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, और हुकूमत के ख़िलाफ़ इस तरह की स्टेटमेंट देना अपोजिशन का बरसा बरस से मिजाज रहा है कि जो भी अपोजिशन में होता है वो हुकूमत के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाता है कि पटवारी से लेके तो बड़े अहदों तक ट्रांसफ़र्स भी हो रहे हैं, तो पैसे लिए जा रहे हैं। लेकिन इन बातों को कहाँ लेके जाएं जो मेजर टायर साथ कर रहे हैं। मेरा ख्याल में ये जो विसल्स हैं वो बज रही हैं, और वो कहीं और नहीं, अब तो फ्लोर ऑफ द हाउस एक तरह से सीटियां सुनाई दे रही हैं। तो मेरा ख्याल में इतनी ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त की और कहा कि हम बाकी हुकूमतों से हटके हैं कि हम ना सिर्फ एक मुनसफ़ाना इंक्वायरी करवाते हैं, लेकिन जो उसकी रिपोर्ट है वो भी मंजर आम पे लाते हैं, हर शहरी को उस रिपोर्ट तक रसाई फराहम करते हैं। लेकिन उन्हीं रिपोर्ट्स में जो आपके रिकमेंडेशंस होती हैं या तजावीज़ होती हैं या जिन लोगों को वो कसूरवार ठहराती हैं, कसूरवार ठहरा देती हैं शराजी साहब, लेकिन वो आदमी फिर कटहरे में कभी खड़ा नहीं होता। तो आप चाहे चीनी की जो इंक्वायरी थी उसमें वाजिद ज़िया साहब ने कितनी ज़्यादा मेहनत की, उस पर फोरेंसिक इंक्वायरी हुई बाकायदा, उसके बाद FI और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की रिलेटेड इंक्वायरीज थी, SECP थी। आपको याद होगा सर, जो इंटीरियर के एडवाइज़र हैं उनका एक एक्शन मैट्रिक्स था, और उस एक्शन मैट्रिक्स के तहत कुछ इदारे थे कि वो ये काम करेंगे, लेकिन उस पर हमें फ़िलहाल कोई सिचुएशन या कोई उसका जो मंतकी अंजाम था वो नहीं देखने को मिला। उस पर बात करेंगे ज़्यादा गहराई में अगले सेगमेंट में। लेकिन साथ में मैं चाहूँगा कि हमारे प्रोड्यूसर वो एक ट्वीट भी दिखा दें, वो भी हमारे वो भी चला दें की है। अब तो अरकान पार्लिमान के अलावा मीडिया या आम लोग भी कुछ विसल ब्लोइंग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में खान साहब को इन बातों पर तवज्जो देनी चाहिए। बहुत बड़े क्लेम्स हैं, अगर ये दुरुस्त है तो इन चीज़ों को भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए मेरा ख्याल में। लेकिन सर इन्वेस्टिगेट तो हर चीज़ हो रही है, यानी आपने चीनी को इन्वेस्टिगेट किया, फिर आपने कहा पेट्रोलियम का बहरान है, उसमें भी आपने कहा कि मफादात का टकराव था, फिर आपने कहा कि आटा का स्कैम है, वहाँ एक इंक्वायरी बनी। अब आप देख रहे हैं सर, जो रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में बहुत बड़े बड़े नाम आ रहे हैं सामने, लेकिन उसकी भी क्या कार्रवाई हुई वो आपके सामने है। तो ये बहुत मुख्तलिफ शोबे हैं सर, इन तमाम शोबों में इस तरह की करप्शन के इल्ज़ामात लग रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल किसी के साथ कुछ हो नहीं पा रहा। यानी जो इमरान खान साहब कहते हैं कि हम नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को एक तरफा हथियार के तौर पे इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहे क्योंकि केसेस पुराने थे। तो इसमें आप देखेंगे सर कि जो PTI के वज़रा भी जो गिरफ्तार हुए हैं वो भी पुराने केसेस की वजह से हुए हैं, कोई नए केसेस उनके खिलाफ नहीं इंस्टीट्यूट हुए, और इन करप्शन के इल्ज़ामात के अगेंस्ट तो हरगिज़ नहीं हुए। सही, बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। तो मेरा ख्याल में अब इस हवाले से भी नैब को खुली छूट देनी चाहिए, और वो जाएं और इन केसेस के अंदर भी लोगों को इसी तरह गिरफ्तार भी करें, इन्वेस्टिगेट भी करें, तो फिर हम कह सकेंगे कि शायद नैब का इदारा उसको कोई पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि इक्वल ट्रीटमेंट हो रही है, वो हुकूमत बैठे लोग हों या सर। इसी पर वक्फा लेंगे। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे कोविड-19 की जो चौथी लहर की बात की जा रही है, और साथ में जो NCOC के जो सीनियर हेड्स हैं उनका भी यही कहना है कि अभी भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इसकी विजिलेंस की अशद ज़रूरत है और मुकाबले की अशद ज़रूरत है। एहतियाती तदाबीर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, लेकिन इसी कंप्लेसेंसी की वजह से और इस तासुर की वजह से कि कोरोना वायरस केसेस के क्योंकि कम उनकी तस्दीक हो रही है, तो उस वजह से शायद जो पाबंदियां हैं उन पर उस तरह अमल दरामद नहीं करना चाहिए, या जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको उस डिसिप्लिन से अब फॉलो ना किया जाए तो बेहतर है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। जनाब शराजी साहब, अगर आपकी इस फील्ड में फ़िलहाल कारकर्दगी का मुस्बत रही है, मैं समझता हूँ, और ये ना सिर्फ NCOC जैसे जो कोऑर्डिनेशन का किरदार अदा करती हैं, रवाबत का किरदार अदा करती हैं वो अपनी तरफ, लेकिन सूबाई सतह पे भी हुकूमत पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा कभी आपस में इख्तलाफ भी किया, कभी आपस में इतफाक़ भी किया, लेकिन जो उन्होंने अपनी अपनी पॉलिसीज़ अपनाई, आपने देखा कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पे भी
कोरोना वायरस से मुकाबला जो किया, सीरियस तरह से किया, पॉलिसी को सामने रखते हुए किया, और जो एक तरह से एक बाबसीरत आप अपनी पॉलिसी को तय करते हैं, एक लाहे अमल तय करते हैं और शहरियों को आगाह करते हैं, वो उस तरह से आपका सिलसिला चलता आया। किस तरह देखते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरे ख्याल में तीसरी लहर के बाद जो एक हमें कौमी यकजहती देखने को मिली, कोई कंट्रोवर्सीज नहीं थी कोविड को लेकर, जो पॉलिसी थी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी वफाक की सारी इकाइयाँ यकजा थीं। बड़ी अच्छी बात। हमने देखा कि मार्केट्स को भी 2 हफ्ते में 2 दिन के लिए बंद किया गया। इवन कि ईद के ऊपर भी बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई गई। बाकी एरियाज़ को बड़ा एग्रेसिवली एड्रेस किया गया, बड़ी अच्छी बात। फिर वैक्सीनेशन के हवाले से भी लोगों को मजबूर किया गया, उसको कैंपेन को बड़ा एग्रेसिवली आगे बढ़ाया गया। लेकिन मेरे ख्याल में अब चौथी लहर की बात जो असद उमर साहब फरमा रहे हैं, जो NCOC के सरबराह भी हैं, सिर्फ ये स्टेटमेंट दे देना काफ़ी नहीं है भाई मेरे। आपको रिसेंट पास में देखा आपने कि जो वैक्सीन का एक बहरान आया है कि जब लोग इस तरफ मायल हुए हैं और उन्होंने कहा है कि जी वैक्सीन लगवानी चाहिए, तो फिर लाहौर जैसे, कराची जैसे बड़े शहरों के अंदर वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक हो गई, लोग मौजूद थे, वैक्सीन नहीं थी। तो इन एरियाज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। फिर आपने ये भी देखा था कि जो आपने SOPs बनाए थे उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने फ़ौज से मदद मांगी। कुछ दिनों के लिए हमें नज़र आए लोग, फ़ौज के अफराद जो लोग मार्केट्स के अंदर बाकी जगहों पे जा रहे थे और SOPs को इम्प्लीमेंट करवा रहे थे, लेकिन अब उन चीज़ों के अंदर भी वो ज़्यादा हमें को ज़्यादा शिद्दत नज़र नहीं आ रही। तो अगर आप समझते हैं बतौर सरबराह NCOC के एक चौथी लहर खुदा न खासा जुलाई में पाकिस्तान को हिट कर सकती है, तो मेरे भाई जो आपने SOPs बनाए हैं, एक तो उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन को कंटिन्यू रखें। अब हमें लग रहा है कि लोग फिर से रिलैक्स हो गए हैं और अभी भी जो पॉजिटिव रेशो है असद वो 2% प्लस चल रही है, कि जो एक अलार्मिंग है बहरहाल। और साथ में जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है उसको भी बेहतर करें, क्योंकि उस एरिया के अंदर भी हम लैग कर रहे हैं। तो इन 2 एरियाज़ को अगर आप एड्रेस करेंगे तो फिर बड़ी अच्छी बात है। आप लोगों को अलर्ट कर रहे हैं, ज़रूर करें, लेकिन साथ में जो ज़रूरी अरेंजमेंट्स हैं उनको भी मद्देनज़र रखें। अगर वो नहीं रखेंगे तो फिर बड़ी ज़्यादती होगी। फिर आपने एक स्टेटमेंट जारी कर दी, ये काफ़ी नहीं है, इतना नहीं होना चाहिए। इससे आगे बढ़ के जो ज़रूरी अरेंजमेंट्स हैं उनको भी नज़र आना चाहिए। अगर वो होंगे बिल्कुल ठीक। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद डिस्कशन जारी रहिएगा। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पंजाब के लीडर हमजा शहबाज शरीफ साहब की, जिन्होंने शुगर स्कैम की, अब क्योंकि उनको पेशियां भुगतनी होती हैं, कॉल अप उनको नोटिस जारी होते हैं, FIA के अफसरान को तसल्ली बख्श जवाब वो नहीं दे पाए। शराजी साहब, जो लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट सर, आपको याद होगा आसिफ जरदारी साहब ने जो कहा, चाहे वो फलूदे वाले की बात हो, चाहे किसी और की बात हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा ने भी उस स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा प्ले अप किया कि कभी ये अशख़ास वाकिफ़ क्यों नहीं होते कि इस तरह की थर्ड पार्टीज़ इतने बड़े बड़े अमाउंट्स उनके अकाउंट्स में डिपॉजिट कर रही होती हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब ने भी एक तरह से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया और कहा कि मैं इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हूँ। तो सर, ये भी उसी तरह की स्टेटमेंट है कि जनाबे वाला ये हैं वो ज़राए जिनसे फिर हमने ये सासे बनाए थे। ये इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं मंजर आम पे। बल्कि हमजा शहबाज शरीफ साहब, शायद वो प्रोड्यूसर साहब वो शॉर्ट भी चला दें, लेकिन अगर ना भी चलाएं, उन्होंने ही कहा था सर बच्चों से मुखातिब कि बच्चों इस रीत को पढ़ने दें, करप्शन होती है, लेकिन साथ साथ आप जमहूरियत को भी चलने दें। अब इन दो चीज़ों का आपस में क्या ताल्लुक़ है वो अपनी तरफ से हमें तो ये बताया गया था कि जमहूरियत से शफाफियत आती है, ईमानदारी आती है, अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज को डिस्करेज किया जाता है। किस तरह देखते हैं सर? मेरा ख्याल में वो कहना ये चाह रहे होंगे कि पाकिस्तानी जमहूरियत का करप्शन से बड़ा गहरा ताल्लुक है। नहीं अगर नहीं यहाँ अच्छा जी ठीक है। और मैं तो यही कहूँगा ना, अगर वो ये फरमा रहे हैं कि करप्शन को चलने दें, जमहूरियत को भी चलने दें, तो फिर इसका मुराद तो ये है कि पाकिस्तान की जमहूरियत बाकी दुनिया की जमहूरियतों से मुख्तलिफ है। ऑन द लाइटर साइड शराजी साहब, आप बच्चों से ये क्यों कह रहे हैं? मुझे जरा ये समझा दें। मैंने जितने भी लोगों से ये पूछा है कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ साहब
अपनी ये ऑडियंस को क्यों नहीं बेहतर समझ रहे थे? मेरा ख्याल में वो अपने आप को क्योंकि अभी तक बच्चा समझते हैं, उनके वालिद साहब एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, तो अभी तक वो एक सेकेंडरी रोल में हैं। चलें इस पे, तो सेकेंडरी रोल में जब है तो जाहिर सी बात है, लगता है वो अपने आप को अभी तक बच्चा समझते हैं, तो उन्होंने मेरा ख्याल मुखातब भी बच्चों को किया। लेकिन अगेन बड़ी हैरान कुन बात है, वो कहते हैं ना कि सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा। गोया कि आपके अकाउंट्स के अंदर इतने लंबे चौड़े पैसे आ रहे हैं और अब आपको जब शुगर स्कैंडल के अंदर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है तो आप फरमा रहे हैं कि जी मुझे तो इल्म ही नहीं है। भाई अब तो बैंकिंग का निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त हो गया है, आप कोई छोटा सा अमाउंट भी विदड्रॉ कर रहे हैं या आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये पैसे कहाँ से लेके आएँ, या आप पैसे किसी को भेज रहे हैं तो क्यों भेज रहे हैं। तो ये आम मैं लोगों की बात कर रहा हूँ असद, तो ये तो बिज़नेस माशाल्लाह बड़े बड़े कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतना बड़ा अमाउंट आया हो और किसी बैंक वाले ने ये पूछा भी ना हो कि जनाब आपके अकाउंट में इतने लंबे चौड़े पैसे कहाँ से आ गए। ये ज़रूर कहा कि मेरे कोई बाहर असासे नहीं है, तो ये क्या उनके हक में जाती है चीज़ जनाब? और क्या कहें अब, इससे क्या ताल्लुक़ बनता है कि अगर बैरून मुल्क कोई असासे नहीं है तो इससे हम मुराद ये ले लें कि जो कुछ आपके अकाउंट में आ रहा है वो बड़ा नीट एंड क्लीन है और उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठ सकता। तो मैं नहीं समझता कि दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ना चाहिए, और जो बातें उनसे पूछी जा रहे हैं यकीनी तौर पे उससे रिलेटेड उनको तसल्ली बख्श जवाब देने पड़ेंगे। नहीं हो तो इससे पहले भी देखा यही गया है कि मंजूर पापड़ वाले की बात कर रहे हैं या फालूदे वाले की बात कर रहे हैं, वो लोग के जो बैरून मुल्क कभी नहीं गए, जो पासपोर्ट होल्डर नहीं है, उनके अकाउंट्स के अंदर अगर लंबी चौड़ी रकमें आ रही हैं तो फिर तासुर तो असद यही मिलता है ना कि वो लोग हैं कि जो फ्रंट मैन के तौर पे ऐसे अफराद के लिए काम कर रहे हैं और उनके अकाउंट्स को यूज़ किया जाता है इस तरह के पैसों को बैरून मुल्क भेजने या फिर वहाँ से पैसे लाने के लिए। जो मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं ज़ुबैर साहब, ज़रा उनकी भी बात सुन लेते हैं इसी मौजू पे। खान साहब को कहे ना 7 साल तकरीबन हो गए फॉरेन फंडिंग केस में, उसमें भी पैसे बाहर से आए थे, उसमें भी करोड़ों अरबों रुपए बाहर से आए थे। हिसाब दिया आज तक उन्होंने? वो कहते हैं अकबर एस बाबर जो है, अकबर एस बाबर ने जब केस किया था तो वो तहरीक इंसाफ के वो नहीं थे, रुकन नहीं थे, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा उन टीटियों का जो फॉरेन फंडिंग केस के सिलसिले में सारी कौम पूछ रही। जवाब दे देना, मनी ट्रेल दे दें, आके बता दें देखें ये पैसा यहाँ से आया था, ये यहाँ से आया था, ये यहाँ से आया था, और हमने ये डिक्लेयर क्यों नहीं किया था उसकी वजह बता दें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दें ना, छोड़ दें इलेक्शन कमीशन, छोड़ दें सुप्रीम कोर्ट, छोड़ दें हाई कोर्ट, एक जगह जाके बता दें कि ये फैक्ट्स हैं और इस वजह से आए थे। अपनी तो टीटियों का जवाब देना पहले, दूसरे तो फेस कर रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, 2 साल जेल काटी है। सर फॉरेन फंडिंग का जो केस है वो पीटीआई के गले पड़ा हुआ है कुछ देर से, और जैसे आप जानते हैं इसमें अकबर एस बाबर साहब भी बहुत देर से कह रहे हैं कि अब इस केस का एक तरह से ना सिर्फ फैसला होना चाहिए लेकिन अब तमाम चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुंचनी चाहिए। मुस्लिम लीग नवाज़ की भी ये एक वाज़ेह परसेप्शन है सर कि पीटीआई को फॉरेन फंडिंग का केस बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है, और जो पीटीआई के अपने लीडरान भी हैं जिस तरह इस केस को हैंडल कर रहे हैं, जिस तरह ये ताख़ीर का शिकार हो रहा है, ऐसी ही एक तासुर जाता है कि फ़ॉरेन फंडिंग के केस को जितना ज़्यादा डिले किया जाए उसको करना चाहिए। और उसके साथ जो दूसरी बात जुड़ी हुई है शराजी साहब वो ये है कि शुगर स्कैम में जो मुख्तलिफ लीडरान थे वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते थे, और जो सबसे बड़े बेनिफिशरीज थे वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगेन ताल्लुक़ रखते थे, और जिन्होंने उन लोगों को फैसिलिटेट किया था वो सब के सब पंजाब काबीना में मौजूद थे। उनकी कुछ ऐसे लोग थे जिनकी रिश्तेदारियां थी इन लोगों के साथ। तो जब शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट आई और इन लोगों के नामों की फहरिस्त भी आ गई सर, उस पर तो आपने कार्रवाई की नहीं, तो फॉरेन फंडिंग का जो केस है वो तो फिर भी सेकंड स्ट्रिंग है। वो है, लेकिन ज़ुबैर साहब से सद एहतराम के साथ वो कहते हैं ना यू कांट कंपेयर ऑरेंज विद एप्पल। अब यहाँ पे देखें भाई मेरे, जो शरीफ फैमिली के ऊपर इल्ज़ाम है कि मुल्क के अंदर करप्शन का पैसा गोया के लूटेड मनी थी, उस पैसे को या तो बैरून मुल्क भेजा गया या फिर वहाँ भेज के वापस उसको ला के तो लीगल किया गया। अब फॉरेन फंडिंग केस के अंदर तो डोनेशंस थी असद, अब वो तो लोगों का दिया हुआ चंदा था,
वो कोई करप्शन की मनी तो नहीं क्या थी। जो अब उस हवाले से सवाल ये ज़रूर उठता है कि वो उसके ज़राए कौन से थे। इनका ख्याल ये है कि पीटीआई किसी फॉरेन एजेंडे पे काम कर रही थी, वहाँ पे कुछ यहूदी लाबी ने या कुछ इंडियंस ने दो नुकात पर शराजी साहब, एक तो ज़राए की कोई शफाफियत नहीं है कि ये नहीं पता, ये जो उन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से कि ज़राए के हवाले से कोई शफाफियत नहीं है, और दूसरा कि ये भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक ज़रिया बन सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसे शवायद हमें देखने को मिले हैं। यकीनन जाहिर सी बात है, मामला सुप्रीम इलेक्शन कमीशन में भी है और वहाँ की कमेटी के सारे मामले को, इसकी शफाफियत को देख रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें कम अज़ कम ये बुनियादी नुक्ता नहीं है कि ये कोई लूटेड मनी थी, ये टैक्स पेयर्स की मनी थी और इसका कोई बड़ा ही गलत इस्तेमाल हुआ है, ये लोगों की ज़ाती जेबों में गया है। उससे इमरान खान ने अपना कोई बनी गाला का महल बनवाया है या कोई उसने कोई अपने असासों के अंदर कोई इजाफा किया है। ये ज़रूर है कि उसके ऊपर, उसके ज़राए के ऊपर सवाल उठ रहा है। और फिर ये है कि वो पैसा कहीं ऐसा तो नहीं कि एंटी स्टेट इस्तेमाल हुआ है, उसमें ज़रूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन इधर तो भाई मेरे आपको अपना जवाब देना चाहिए। हम बिल्कुल नहीं कंपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल उस केस का भी ज़रूर उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए बहुत जल्द, लेकिन आप अपना जवाब दें भाई। आपसे जो पूछा रहा है आप उसको साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं? जरा वक्त अब कम हो गया, वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद डिस्कशन जारी। स्टे विद अस। बैक टू दो राय, बात करेंगे पाकिस्तान का एक बहुत संजीदा मसला, यानी उसका टैक्स बेस और टैक्स की रिकवरी। कुछ सालों से, बल्कि कुछ दहाइयों से ये कहा जा रहा है कि टैक्स बेस को ज़्यादा से ज़्यादा वसी करना है, और इसके साथ जो एक जुड़ी हुई चीज़ है वो इस्लामाबाद की एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की कारकर्दगी है। कुछ देर से तारीफ़ हो रही थी कि कोरोना वायरस के बावजूद, कई इस तरह के फोर्स मेजोर हादसों के बावजूद, ना सिर्फ ये डिपार्टमेंट मुतहरक रहा है, लेकिन साथ में जो इस्लामाबाद शहर के हदूद में रहते हुए जो सिगरेट्स के ख़िलाफ़ एक तरह से कार्रवाई शुरू की, ना सिर्फ वफाकी वजारत कानून ने FBR को ये इजाज़त दी है कि सिगरेट्स पर, बल्कि शुगरी ड्रिंक्स पे, इस तरह की चीज़ें जो कि आम शहरी के लिए नुकसानदेह हैं, उन पे एक हेल्थ लेवी भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि उसके जो समाजी असरात हैं वो बहुत ज़्यादा मनफी हैं। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ हैं बिलाल आज़म साहब, डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। सबसे पहले ये बताइएगा सर, जो आपने एक तरह से ये एक टेंशन है जिसको आपने एक नेगोशिएट करना है कि एक तरफ जो आपकी टबैको इंडस्ट्री है जो कि कहती है कि चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे सरमायाकारी हो, हमें इस तरह पाबंद ना किया जाए, और दूसरी जानिब जो आपके शहरी हैं जो वो डिसइंसेंटिवाइज होते हैं, चाहे इस तरह के लेवीज़ के साथ, इस तरह के टैक्सेस के साथ, और फिर उस वजह से स्मोकिंग भी डिसइंसेंटिवाइज होती है। आप किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल टोबैको के हवाले से जो हमारी पॉलिसी है, एक तो ये है कि अगर कोई टोबैको सेल कर रहा है तो टोबैको वेंडर की रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है कि वो 1958 के एक्ट के मुताबिक वो रजिस्टर हो जाए हमारे पास। और रजिस्ट्रेशन का ये मतलब है कि जिस तरह आपका क्वेश्चन है, तो रजिस्ट्रेशन का बिल्कुल यही मतलब है कि जब वो रजिस्टर होगा, इट सिंपली मीन्स कि वो हमारे SOP को फॉलो करेगा। SOP मीन्स कि वो अंडर 18 को सेल नहीं करेगा, नियर बाय स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो सेल नहीं करेगा, उसकी बाकायदा तशहीर करेगा कि ये मुज़र सेहत है। और दूसरी बात ये है कि डेफिनेटली रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने देखना है कि अगर वो रजिस्ट्रेशन सपोज़ कोई भी वेंडर कराता है तो उसकी एक फ़ीस होती है, वो डिपॉजिट करता है, इसके अलावा उसकी सालाना फ़ीस होती है। और दूसरी बात ये है कि इसको मैं तो एक लार्जर पिक्चर में जो देख रहा हूँ वो यही है कि हमने अपनी यूथ को बचाना है, और इसका ज़्यादातर इम्पैक्ट जो है वो सोशल इम्पैक्ट है, और वो यही है कि वो अंडर 18 और उसमें स्कूल कॉलेज के नियर बाय प्रेमिसेस में उसकी सेल ना हो। और जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बताएं। दूसरा जो है उसमें इम्पोर्टेड स्टफ़ जो है वो हम चेक करते हैं कि इम्पोर्टेड सिगरेट जो है तो आइदर वो कस्टम क्लियर है या नहीं है, कहीं स्मगल्ड तो नहीं है, उस हवाले से देखा जाता है। उसके अलावा शीशा मटेरियल जो है
वो हम देख रहे हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने ऑफिसेज़ हैं प्लस पब्लिक प्लेसेस है वो हमने स्मोक फ्री जोन डिक्लेयर किए हैं इसी हवाले से, ताकि हम जो है वो अगर कोई तंबाकू नोशी का यूज़ हो भी रहा है तो पब्लिक प्लेसेस में इस तरह ना हो। अच्छा बिलाल साहब, आप इनफैक्ट मैं देख रहा था कि आपके आने के बाद कुछ जो टैक्स कलेक्शन है उसके अंदर बड़ी ड्रामेटिक इंक्रीज़ आया है। एक तो ये बताया कि ये कैसे आपने मुमकिन किया, और साथ में गाड़ी को रजिस्ट्रेशन बहुत एक मुश्किल काम है, क्योंकि गाड़ी लेने के बाद जो अगला मरहला होता है ना, वो लोग जिससे हिल के रह जाते हैं कि पता नहीं अब कैसे होगी। तो उस निज़ाम के अंदर भी कुछ तब्दीलियाँ लेके आए, अब लोगों के लिए कोई आसानियाँ हैं, कुछ ये बताएं। जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन जो है तो उसी में उसका जवाब है कि जब आप फैसिलिटेशन देते हैं अपने एंड यूज़र को, अपने कस्टमर को, जब आप उनको डोर स्टेप पे फैसिलिटेट करते हैं, जब आप उनके मोबाइल पे ही एक फैसिलिटी देते हैं, तो उससे एक तो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और पूरा निज़ाम जो है वो एक स्विफ्ट हो जाता है, और डेफिनेटली उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है आपके रेवेन्यू जनरेशन पे भी पड़ता है। जिस तरह आपने देखा कि मतलब हम बार बार यही बता रहे हैं कि अपने शहरियों को कि आप अपनी गाड़ी जो है डोर स्टेप पे हम आपको सर्विस दे रहे हैं, आप सिंपल हमारे कॉल सेंटर पे कॉल करें, हमारी टीम आपके घर आके गाड़ी रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र का प्रोसीजर कंप्लीट कर लेगी। इसी सिलसिले में हमने जो है अभी रोड पे ही गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया है। मोबाइल व्हीकल, जी एग्जैक्टली, मोबाइल व्हीकल रजिस्ट्रेशन, जिसका बेसिक मकसद यही है कि शहरियों को हम उनके कन्वीनियंस पे फैसिलिटेट करें। जिस तरह सपोज़ वॉकिंग, कोई अगर वॉक के लिए जा रहा है, कोई ट्रैक पे जा रहा है, तो ट्रैक पे गाड़ी हमारी खड़ी होती है। कल हमारी गाड़ी F9 पार्क में थी, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी मतलब गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर, प्रोड्यूसर कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में शायद बड़े एक नॉमिनल रेट्स के ऊपर हो रही है, वो निज़ाम आप लेके आ रहे हैं इस्लामाबाद में कि नहीं? एक्चुअली एक्साइज एंड टैक्सेशन जो है वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, सूबों की अपनी पॉलिसी होती है, हमारी अपनी है। तो हम जो है अब जिस तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से आ गया कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ठीक है, वो 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ी उसमें कराएं रजिस्ट्रेशन, हाँ उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी क्लियर हो गई। हाँ जी जी, उसमें बिल्कुल। और दूसरा, जिस तरह हमारा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम है, इवन आपके इस चैनल के थ्रू आम आवाम तक मेरा यही पैगाम है कि वो अपनी गाड़ियों के टोकन का भी जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो बिल्कुल हमारे ऑफिस ना आए, वो अपने मोबाइल ऐप से गाड़ियों के टोकन लगाए। और दूसरा जो है वो ये है कि तमाम बैंक्स के तमाम ब्रांचेस पे ये फैसिलिटी हम दे रहे हैं अपना उस पर टोकन टैक्स का। बिलाल साहब ये बताइए, टैक्स जो आपने कैसे बढ़ा लिया? टैक्स चोर पकड़े हैं या कोई सिस्टम के अंदर कोई सहल पसंदी लेके आए, कैसे हुआ है मुमकिन? सर टैक्स इंक्रीज़ जो है वो इस वजह से मुमकिन हुआ है कि हमने, यही मैं कह रहा हूँ कि हमने टेक्नोलॉजी को इतना इंडक्ट किया अपने सिस्टम में। दूसरा ये कि जितनी हमारे अदर स्टेक होल्डर्स हैं, हमने इंटीग्रेशन ऑफ डेटाबेसेस कर दी। सपोज़ नादरा के साथ हमने इंटीग्रेशन कर दी, FBR के साथ हमने इंटीग्रेशन कर दी, अभी हम ACCP के साथ इंटीग्रेशन में जा रहे हैं। तो कस्टम के साथ हम ऑलरेडी ऑनलाइन गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के हवाले से उसमें हम कर रहे थे। दूसरा ये कि मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूँ कि आपने अपनी गाड़ी का टोकन जमा कराना है। सबसे पहले आपके माइंड में पहले ये था कि मैं एक्साइज ऑफिस जाऊँगा, वहाँ पे गर्मी होगी, वहाँ पे एक लंबी लाइन होगी। तो अब भी अगर आपको ये फैसिलिटी, आप सिंपल अपना मोबाइल उठाएं और उससे अपना टैक्स जमा करें, तो ये कितनी बड़ी फैसिलिटी है। तो जब आपको आपके मोबाइल पे ही एक फैसिलिटी हमने दे दी, तो आप अपना टैक्स जमा क्यों नहीं कराएंगे? सही, लेकिन अब बिलाल साहब वो कहा जाता है कि जापान में तो ये है कि पहले आप पार्किंग की जगह दिखाएं, उसके बाद आपको गाड़ी खरीदने की इजाज़त मिलती है। तो अब इस्लामाबाद में पहले बड़ी कंजेशन हो गई है, रोडों पे बड़ी बुरी हालत है। तो कोई ऐसा कानून भी लाया जा रहा है कि या हर किसी की मर्जी है, जितनी गाड़ियाँ ले ले, जहाँ खड़ी कर दे? उस हवाले से भी कुछ सोच रहे हैं कि रोड्स के ऊपर बड़ा प्रेशर आ गया, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ गई हैं। एक्चुअली रोड के ऊपर वो तो गवर्नमेंट की अपनी दूसरी पॉलिसी होगी, लेकिन अभी हम अगर देख रहे हैं तो हम तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि हमारे पास कोई ना आए। हम ये कह रहे हैं कि स्पेशली इन दिनों में जब कोविड वाली उसमें है, तो हम तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि हम अपने शहरियों को उनके डोर स्टेप पे फैसिलिटेट करें। जब हम इतना मैक्सिमम दे रहे हैं, उनके डोर स्टेप पे दे रहे हैं, तो बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे ऑफिस आना अवॉइड करें, आप हमें कॉल करें, हम आपके घर आके आपकी गाड़ी रजिस्टर कर लेंगे। और अगर आप गाड़ियाँ चोरी भी तो एक बड़ा इशू है ना बिलाल साहब, तो उसमें एक्साइज का कितना रोल है? बेचारे लोग, गाड़ी गई तो उसके बाद यही होता है कि अब मुश्किल है वापस आएगी, तो अब उसमें भी कुछ है, कुछ ट्रैकिंग का सिस्टम या कुछ और चीज़ें, या कहीं
चोरी शुदा गाड़ी जब रीसेल होने लगे तो कुछ चीज़ों का अब कंट्रोल किया जाए, और उस हवाले से कुछ बेहतरी आई है कि नहीं आई? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि हमने इंटीग्रेशन ऑफ डेटाबेसेस कर दी, तो उसमें हमने पुलिस के साथ भी सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ अपना डेटाबेस इंटीग्रेट किया है। अब कोई भी गाड़ी अगर सपोज़ हमारे पास ट्रांसफ़र या न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आ रही, तो हमारा सिस्टम बताता है कि ये कहीं से स्टोलन तो नहीं है। उसके अलावा हमने अपने स्टाफ की इस तरह ट्रेनिंग कराई है कि वो मस्ट है कि वो गाड़ी फ़िज़िकली एग्ज़ामिन करे, और एग्ज़ामिनेशन में अगर उनको किसी गाड़ी पे डाउट होता है तो हम उसकी फ़ॉरेंसिक लैब कराते हैं। और उसमें हमने सैकड़ों गाड़ियाँ पकड़ी, जिसमें से मोर देन 100 व्हीकल्स हमने स्टोलन जो है वो पुलिस को दे दी है, जिसमें वो जेन्युइन ओनर्स को मिल गई। तो वो इस वजह से मुमकिन हुआ है कि एक तो पुलिस की सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ हमने इंटीग्रेट किया, और दूसरा अपने स्टाफ की इस तरह की ट्रेनिंग कराई कि उनको चेसिस पे जब डाउट होता है तो ऑलमोस्ट वो टेम्पर्ड ही होता है। ठीक, बिलाल आजम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, शो में शामिल होंगे और हमें अपना वक्त देने के लिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए। अगले हफ्ते तक इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।